एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। तो लास्ट क्लास हमने साउंड का पार्ट 1 किया था, तो आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या लास्ट पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो फ्रीक्वेंसी होता है, एम्पलीट्यूड होता है और स्पीड होता है। ठीक है, ये तीनों साउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब क्या है, a sound wave in graphic form is shown in 12.8 C। ग्राफ फॉर्म में कैसे साउंड दिखता है, जो मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को बताया था। इस फॉर्म में दिखता है। ठीक है, ग्राफिक फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में देखेंगे साउंड को तो इस टाइप से दिखता है। ठीक है, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था। ठीक है, डेंसिटी या प्रेशर से हम लोग देखते हैं साउंड को कैसे मैग्नीट्यूड करते हैं, प्रेशर और डेंसिटी से। Which represents how density and pressure change when the sound wave moves in the medium। प्रेशर और डेंसिटी कैसे चेंज होता है जब साउंड वेव जो है मीडियम में मूव करता है। ठीक है, ये बताया गया है। The density as well as the pressure of the medium at a given time varies with distance। देखिए, ये डिस्टेंस है, ये आपका डेंसिटी या प्रेशर है। ठीक है, ये कैसे चेंज होता है? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। डिस्टेंस के साथ ये चेंज होगा, कभी ऊपर कभी नीचे, अबव या बिलो दी लाइन। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर, ये एवरेज वैल्यू है। ये जो लाइन है ना, ये डेंसिटी का एवरेज या प्रेशर का एवरेज वैल्यू है, एवरेज डेंसिटी या फिर प्रेशर। ठीक है, 12.8A and 12.8B represent the density and pressure variations respectively as sound wave propagates in the medium। तो ये जो ग्राफ है इसमें अलग अलग दिखाया गया है, ध्यान से देखिएगा। साउंड का जो वेरिएशन होता है डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी एंड प्रेशर, तो वो कैसे प्रोपागेट करता है साउंड। ठीक है, और इसका ग्राफिकल फॉर्म यही होता है। ठीक है, compressions are the regions where particles are crowded together and represented by the upper portion of the curve। जब पार्टिकल्स एक साथ होते हैं तो ये क्राउडेड होता है, तो ये अपर पोर्शन जो है ना, अपर पोर्शन को हम लोग कॉम्प्रेशन बोलते हैं। ये जो अपर पोर्शन है, ये देखिए, ये सारा जो पोर्शन है ना, ये क्या कहलाता है? कॉम्प्रेशन। ठीक है, कॉम्प्रेशन। The peak represents the region of maximum compression। ये जो पीक है ना, ये मैक्सिमम कॉम्प्रेशन को डिनोट करता है। ठीक है, ठीक है। Thus compressions are regions where density as well as pressure is high। तो कॉम्प्रेशन कौन सा रीजन है? कॉम्प्रेशन कौन सा रीजन है जहां पे हाई डेंसिटी, लास्ट क्लास भी हमने ये चीज पढ़ा था, या फिर हाई प्रेशर हो। ठीक है, तो उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? रेयरफैक्शंस आर द रीजंस ऑफ लो प्रेशर where particles are spread apart and are represented by the valley shown in figure 12.8C। A peak is called the crest and the valley is called the trough of a wave। देखिए, पीक जो होता है वो क्या है? मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। ये जो वैली जैसा बन रहा है ना, इस वैली को क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन बोलते हैं। सभी को समझ में आ रहा है? इसे क्या बोलते हैं? रेयरफैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इस पीक को क्या बोलते हैं? इस पीक को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, CREST, क्रेस्ट। और इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। ठीक है, the distance between two consecutive compressions or rarefactions
is called the wavelength as shown in figure 12.8. देखिए ये तो ये कॉम्प्रेशन है, ये भी कॉम्प्रेशन है, इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, जो कि लैम्डा से डिनोट होता है, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? लैम्डा. The wavelength is usually represented by lambda. Its SI unit is meter. इसका SI unit क्या है? मीटर है, ठीक है? लैम्डा का SI यूनिट मीटर है, ठीक है? Heinrich Rudolf Hertz was born in 22nd February 1857 in Hamburg, Germany, and educated at the University of Berlin. He confirmed J.C. Maxwell's electromagnetic theory by his experiments. He laid the foundation for future development of radio, telephone, telegraph, and even television. He also discovered the photoelectric effect, which was later explained by Albert Einstein. The SI unit of frequency was named as Hertz in his honor. ठीक है? ये जो साइंटिस्ट है ना हमारे HR हर्ट्ज, इनके नाम पे जो टर्म है फ्रीक्वेंसी वो बोला गया है, ठीक है? क्यों बोला गया है? इनके ऑनर में बोला गया है. इन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च किए हैं, जैसे कि क्या किया है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में इन्होंने बताया, डिस्कवर किया. तो हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स. फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? इसको सिंपल टर्म्स में भी हम लोग समझ सकते हैं. कितना बार कोई इवेंट हुआ है, ठीक है, अकर हुआ है, कितना बार वो इवेंट हुआ है. मान लीजिए अलार्म बजता है आपका, तो कितनी बार दिन भर में अलार्म बज रहा है? मान लीजिए कि वो अगर 2 बार बज रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2 होगी. अगर वो 3 बार बज रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 होगी. अगर वो मान लीजिए 1 टाइम्स अलार्म आपने सेट किया, एक ही बार दिन भर में बज रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी, ठीक है? सबको समझ आया फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन? Suppose you are beating a drum. How many times you are beating the drum in unit time is called the frequency of your beating the drum. We know that when sound is propagated through a medium, the density of the medium oscillates between a maximum value and a minimum value. The change in density from the maximum value to the minimum value, then again to the maximum, makes one complete oscillation. The number of such oscillations per unit time is called the frequency of sound wave. अब तो हमने जाना फ्रीक्वेंसी. अब फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? देखिए अभी हमने जस्ट पढ़ा था, ये देखिए वेव था. साउंड कैसे ट्रैवल करता है? वेव के फॉर्म में, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे आपका डेंसिटी है, यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है? सॉरी, तो ये फ्रीक्वेंसी है और ये डिस्टेंस है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि देखिए अभी क्या बोल रहा है, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम. अब ये क्या बोल रहा है कि ये एक जो मैक्सिमम होता है, क्या बोल रहा है? ऑसिलेशन. The density of the medium oscillates between a maximum and a minimum value. The change in density from the maximum value to the minimum value, then again to the maximum value, makes one complete oscillation. तो ये एक देखिए मैक्सिमम लोअर से है, फिर अपर ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है? तो कितना ऐसा ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, उसके काउंट को हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव बोलेंगे, ठीक है? If we count the number of compressions or rarefactions that cross us per unit time, will get the frequency of the sound wave. It is usually represented by U. फ्रीक्वेंसी का क्या ऐसा यूनिट होता है? हर्ट्स होता है. ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है? इसका ऐसा यूनिट क्या है? हर्ट्स है. देखिए काउंट कर लेंगे हम लोग. अगर कॉम्प्रेशन काउंट कर लेते 1 2 3 4 5, तो इस साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? 5 पर यूनिट टाइम में हमें काउंट करना है, ठीक है? The time taken by 2 consecutive compressions or rarefactions to cross a fixed point is called the time period of the wave. अब हम लोग देखेंगे टाइम पीरियड किसे बोलते हैं, ठीक है? टाइम पीरियड किसे बोलते हैं हम लोग?
दो कॉम्प्रेशन, मान लीजिए मैं फिर से ग्राफ बना देती हूँ, ये कॉम्प्रेशन हुआ, ये कम 1 2, ये दो कॉम्प्रेशन को या दो रेयरफैक्शन को एक फिक्स्ड पॉइंट को क्रॉस करने में जितना टाइम लगता है, मान लीजिए कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को क्रॉस करने में जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं वेव का, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द टाइम टेकन बाय फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। या फिर दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं कि एक कंप्लीट वन कंप्लीट ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पढ़ा, टाइम पीरियड पढ़ा, ठीक है, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन पढ़ा। इसका रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, टाइम पीरियड का कैपिटल टी से होता है, ठीक है। एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड एज फॉलोज। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम लोग ऑसिलेशन से ही मेजर करते हैं और टाइम पीरियड भी ऑसिलेशन से, ठीक है। तो वन कंप्लीट जब ऑसिलेशन होगा, उस वन कंप्लीट ऑसिलेशन होने में, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक है, ये फॉर्मूला है। A violin and a fluid may both be played at the same time in an orchestra. Both sound travels through the medium, that is air, and arrive at our ear at the same time. Both sounds travel at the same speed irrespective of the source, but the sounds we receive are different. This is due to the different characteristics associated with the sound. Pitch is one of the characteristics. देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई एक, मैं आगे इसका बताती हूँ आपको। देखिए, पिच एक कैरेक्टरिस्टिक होता है साउंड का। पिच क्या होता है, देखिए मान लीजिए मैंने एक साउंड निकाला, मैंने एक वायलिन चलाया, फिर मैंने एक गिटार चलाया, ठीक है, दोनों को सेम टाइम पे चलाया, दोनों का स्पीड सेम था, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम था, टाइम पीरियड सेम था, ठीक है। लेकिन मेरे कान में जो आवाज़ आती है दोनों की डिफरेंट आती है, साउंड जो आता है वो डिफरेंट आता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो फैक्टर है ना, ये डिफरेंट है, पिच, ठीक है। How the brain interprets the frequency of an emitted sound is called its pitch. The faster the vibration of the source, the higher is the frequency and the higher is the pitch. देखिए, पिच को कैसे हम लोग मेजर करेंगे, जितना ज़्यादा साउंड में वाइब्रेशंस होगा, अगर हाइयर वाइब्रेशन है क्या हो जाएगा, हाइयर पिच हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी भी हमारी हाइयर होगी उस समय, ठीक है। Thus, a high-pitched sound corresponds to more number of compressions and rarefactions passing a fixed point per unit time. मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ज़्यादा नंबर ऑफ कॉम्प्रेशंस और रेयरफैक्शंस को साउंड पास कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, पिच अगर हाई है तब। Objects of different sizes and conditions vibrate at different frequencies to produce sounds of different pitch. The magnitude of the maximum disturbance in the medium on either side of the mean value is called the amplitude of the wave. It is usually represented by the letter A. Amplitude क्या होता है? The magnitude of the maximum disturbance in a medium on either side of the mean value. मीन वैल्यू के दोनों साइड पे जितना ज़्यादा मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हुआ है, जैसे ये हमारा मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू है, ठीक है। ये कितना डिस्टर्बेंस हुआ है, इतना डिस्टेंस डिस्टर्बेंस हुआ है, मैक्सिमम कितना डिस्टर्बेंस हुआ है, ये डिस्टेंस होगा मैक्सिमम, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ये कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। The loudness or softness of a sound is determined basically by its amplitude. Amplitude से क्या पता चलता है हमें, एम्पलीट्यूड से कितना लाउड है या फिर सॉफ्ट है, मतलब बहुत जोर 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 आवाज आता है ना, कभी कभी जैसे आपका घर के बगल में अगर शादी हो रही है तो बहुत जोर जोर से आवाज आता है, तो उसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक है।
अगर मान लीजिए कि बहुत स्लो म्यूजिक आप सुन रहे हैं तो उसकी एम्पलीट्यूड सॉफ्ट है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक होता है साउंड का। साउंड का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी, पिच पढ़ा हमने, एम्पलीट्यूड पढ़ा, वेवलेंथ पढ़ा, ये सारी चीज़ें साउंड में आती हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो एंड आपके कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर कर पा रही हूँ, इंफॉर्मेटिव हो रहा है, मेरा वीडियोस बन रहा है आपके लिए, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस। और ढेर सारी वीडियोस मैंने सीबीएसई क्लास 9 की बुक की, साइंस बुक की बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। प्लीज़ गो थ्रू इट एंड लर्न समथिंग न्यू। और मैंने अलग तरीके से पढ़ाया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। The amplitude of the sound depends on the force with which an object is made to vibrate. If we strike a table lightly, we hear a soft sound because we produce a sound wave of less energy. If we hit the table hard, we hear a louder sound. Can you tell why? A sound wave spreads out from its source. As it moves away from the source, its amplitude as well as the loudness decreases. Louder sound can travel a larger distance. देखिए इसमें कुछ नहीं लिखा है, बेसिकली इसमें क्या लिखा है कि जो फोर्स से हम लोग वाइब्रेट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, अगर हम लोग मान लीजिए इसको मैं बहुत ज़ोर से बजा रही हूँ तो एम्पलीट्यूड उसका ज़्यादा है, लाउडनेस ज़्यादा है। अगर मैं इसे धीरे धीरे बजाती हूँ, धीरे फोर्स, कम फोर्स से मैं इसे बीट करती हूँ तो साउंड कम आता है, तो एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, सॉफ्ट है। ठीक है, यही बताया गया है। तो ये जो एम्पलीट्यूड जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाएगा साउंड। मान लीजिए मैं बहुत ज़ोर से कर रही हूँ तो ये वहाँ से मेरे गेट के बाहर तक आवाज़ जाएगी। अगर मैं बहुत धीरे कर रही हूँ तो ये साउंड यहीं तक आएगा, मतलब कि एम्पलीट्यूड कम है। ठीक है। The quality or timbre of sound is that characteristic which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch or loudness. The quality or timbre of sound. अब देखिए timbre और quality क्या होता है। पिच हमने देखा, हमने लाउडनेस देखा, एम्पलीट्यूड देखा, अब टिम्बर और या क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होता है। क्वालिटी ऑफ साउंड और टिम्बर बोलते हैं इसे। ठीक है, ये कैसे हम लोग को डिफ्रेंशिएट करता है। सेम पिच का मान लीजिए है साउंड, सेम पिच का साउंड ट्रैवल कर रहा है, लाउडनेस भी सेम है, पर क्वालिटी अलग है। ठीक है, द साउंड which is more pleasant is said to be of rich quality. A quality of single frequency is called a tone. The sound which is produced due to a mixture of several frequencies is called a note and is pleasant to listen to. Noise is unpleasant to the ear. Music is pleasant to hear and is of rich quality. देखिए, जो सुनने में अच्छा लगता हो ना अपने काम को, तो वो हाई क्वालिटी साउंड हो, वो प्लेजेंट होता है। जैसे नॉइस कोई हल्ला कर रहा है तो वो सुनने में आपको अच्छा नहीं लगता है, तो वो लो क्वालिटी साउंड होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वो चेंज नहीं हो रहा। मान लीजिए अभी 3 ऑसिलेशन हुआ तो 3 ही कंटिन्यू है, मतलब फ्रीक्वेंसी 3 ही है, एक फ्रीक्वेंसी है, तो उसको क्या बोलते हैं, टोन बोलते हैं। ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टोन बोलते हैं, उस टर्म को हम लोग टोन बोलते हैं। ठीक है, और मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, मेनी फ्रीक्वेंसी, मिक्सचर, यहाँ पे लिख देती हूँ, मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज, वो क्या हो जाएंगी, नोट। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में। विच वेव प्रॉपर्टी डिटरमाइंस लाउडनेस, पिच। अच्छा, लाउडनेस हम लोग किससे मेजर करते हैं, एम्पलीट्यूड से। पिच किससे होता है, फ्रीक्वेंसी से, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी पिच भी ज्यादा होगा। ठीक है, गेस विच साउंड हैज अ हायर पिच, गिटार और कार हॉर्न। कार हॉर्न या गिटार, गिटार में ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं ना हम लोग, तो गिटार में पिच भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, क्या है, द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस which a point on a wave such as a compression or a rarefaction travels per unit time. मान लीजिए अब हम लोग स्पीड ऑफ साउंड देखते हैं।
स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड हम लोग इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बाय टाइम होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस एक कॉम्प्रेशन, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है, यूनिट टाइम में, मतलब एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, मान लीजिए ये कॉम्प्रेशन है, तो ये कॉम्प्रेशन कितने यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसे क्या बोलेंगे? स्पीड बोलेंगे, ठीक है। सॉरी। तो हम लोग जो डिस्टेंस है अभी हमने पढ़ा था, डिस्टेंस लैम्डा से डिनोट करते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, डिस्टेंस क्या होता है? दो कॉम्प्रेशन या फिर दो रेयरफैक्शन के बीच में लैम्डा, वेवलेंथ, ठीक है। तो वेवलेंथ बाय टाइम हो जाएगा हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड क्या हो जाएगी? 1/t, 1/t से होगा ये डिनोट। तो 1/t अभी हमने पढ़ा था क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? ये v है, ये फ्रीक्वेंसी है इंटू वेवलेंथ। अभी हमने पढ़ा था ना कि फ्रीक्वेंसी जो हमारा होता है वो 1 टाइम पीरियड होता है, तो उसी को 1/t को हमने रिप्लेस किससे कर दिया? फ्रीक्वेंसी से। तो ये फॉर्मूला आ गया, स्पीड इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड, सॉरी, वेवलेंथ दैट इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया है? A sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? तो 1.5 किलोमीटर में कितना टाइम लगता है, तो हम लोग देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया है किलो हर्ट्ज में, तो उसको चेंज करना होगा। 2 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है, तो इसे चेंज करके हम लोग 2000 हर्ट्ज कर लेंगे, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है? वेवलेंथ दैट इज लैम्डा 35 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा? 0.35 मीटर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि स्पीड हमारा क्या होता है? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो ये कितना आ जाएगा? 700 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है? टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है? अच्छा, हाउ लॉन्ग, मतलब हमें टाइम ही निकालना है। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो टाइम क्या हो गया? डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 1.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 700 मीटर पर सेकेंड। तो ये किलोमीटर में है, इसे भी मीटर में बदलना पड़ेगा हमें, इंटू 1000 कर दीजिए। 700 था ना, हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? 2.1 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। हाउ आर दी वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव रिलेटेड टू इट्स स्पीड, ये भी हमने अभी जस्ट पढ़ा है। रिलेटेड कैसे है स्पीड से? हमारा स्पीड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा दैट इज वेवलेंथ, और ये v है, ठीक है। कैलकुलेट दी वेवलेंथ, ये हमने पढ़ा। पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ इतना। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स? टाइम निकालना है तो निकाल लेंगे। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग each second through unit area is called the intensity of sound. We sometimes use the term loudness and intensity interchangeably, but they are not the same. Loudness is a measure of the loudness of the response of the ear to the sound. Even when two sounds are of equal intensity, we may hear one as louder than the other simply because our ear detects it better.
तो अब क्या है, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया, क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। कितना साउंड एनर्जी पास कर रहा है एक यूनिट एरिया को, ठीक है, एक सेकेंड में, हर एक सेकेंड में, एक सेकेंड में मान लीजिए एक यूनिट एरिया को कितना साउंड एनर्जी पास कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी और कभी कभी हम लोग लाउडनेस एक तरह से यूज करते हैं, बट दोनों डिफरेंस है। लाउडनेस क्या मेजर कर रहा है कि किस टाइप से हमारा ईयर डिटेक्ट कर रहा है। बहुत जोर से आवाज आएगी तो वो लाउडनेस होगा, और धीरे आएगी तो वो सॉफ्ट होगा, ठीक है। डिस्टेंस किस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, ये तो अभी जस्ट हमने पढ़ा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। तो ये आपकी बुक में दिया हुआ है कौन कौन से मीडिया में आपका कौन कौन सा स्पीड होता है साउंड का। जैसे एल्यूमिनियम, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, तीनों में साउंड का जो स्पीड होगा वो डिफरेंट होगा, ओके। तो जैसे सॉलिड्स है तो एल्यूमिनियम, निकल, स्टील, आयरन, ब्रास, ग्लास, ये सब का स्पीड आपके बुक में दिया हुआ है, उसको देख लीजिए, लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी किसी चीज़ का आप लर्न कर सकते हैं, जैसे ग्लास हुआ, स्टील हुआ, ये सब चीज़ों का लर्न कर लीजिए। In which of the three media, air, water or iron, does sound travel the fastest at a particular temperature? ये पर्टिकुलर टेम्परेचर में है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में आपके बुक में दिया हुआ है। तो अब इसमें क्वेश्चन है इंडेक्स में कि किस में, लिक्विड में, एयर में या सॉलिड में, सॉलिड, गैसियस या फिर लिक्विड में, किस में ट्रैवल करेगा ज़्यादा, ठीक है, साउंड। तो ये देखना पड़ेगा आपको। आयरन में कितना स्पीड है 5950, लिक्विड में कितना है, वाटर में 1531, और गैसेस में क्या है, गैसेस एयर में है 346। तो सबसे ज़्यादा सॉलिड्स में स्पीड होता है साउंड का, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है और आगे का पोर्शन हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 में चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल मिसेस आनंद क्लासेस, एंड thanks for watching my video and stay tuned to Mrs. Anand classes. Take care.